युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 144। मेहता बंगलो। शाम का वक्त। शाम होते ही रेहान ने कमरे में अपने लिए कॉफ़ी और नैना के लिए चाय और साथ में स्नैक्स मंगवाया। नैना को ज़बरदस्ती उठाया और उसे बालकनी में बैठने के लिए कहा, क्योंकि अब शाम हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी और बाहर का नज़ारा भी बहुत सुनहरा बना हुआ था। दोनों इस वक्त बालकनी में बैठे थे। नैना अभी भी बाथरूम में ही थी, जो उसके घुटने के थोड़ा नीचे आ रहा था। अगर रेहान उससे कुछ पूछता तो ही नैना उसकी तरफ देखा करती थी, वरना नहीं। वह कंटिन्यू बाहर देख रही थी। वैसे बाहर का पार्किंग एरिया, गार्डन, मेन गेट ही दिखाई दे रहा था और उनके बंगले से बाहर बड़ा सा रोड था जहाँ सारी गाड़ियाँ आ जा रही थी, पर वह खड़ा होने पर दिखाई देता। वैसे नैना अपने दोनों हाथों को आपस में ज्वाइन करके बैठी थी, पर उसके गर्दन पर जो निशान बने थे, रेहान की बीच बीच में नज़र जा रही थी और उसके होठों पर कट का निशान बन गया था। रेहान न चाहते हुए भी उसे बार बार निहार रहा था। नैना चाय का कप अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे पी रही थी और साथ ही साथ में स्नैक्स खा रही थी। और जब वह अपने आप से खाने लगी तब रेहान को बहुत अच्छा लगा। वे दोनों साथ में ही बैठे थे कि तभी रेहान की नज़र नीचे गार्डन में गया, जहां अभय अपने सिर को दबाते हुए गार्डन में टहलते हुए दिखाई दिया। पहले तो नहीं था, पर वह अभी जस्ट बाहर आया। अभय को देखकर रेहान को कल का ड्रिंक किया हुआ सब कुछ याद आ गया और वह गुस्से में उठा, पर एक नज़र नैना को देख कहा, नैना तुम यहीं बैठी रहना, थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर रेहान अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से उतरते हुए जब नीचे आया तो नारायण जी अपने व्हील चेयर का बटन प्रेस करके बाहर जा रहे थे। पर जैसे उन्होंने रेहान को देखा तो वह रुक गए और नैना के बारे में पूछने लगे, तो रेहान भी रुककर उन्हें बताया कि नैना ठीक है, पर उसे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। यह सुन नारायण जी बोले, अगर नैना बहू ठीक है, अगर हो सके तो उसे रात का डिनर करने नीचे लेकर आना। जो सुनकर रेहान तुरंत मना करते हुए कहा, डैड डॉक्टर ने उसे 1-2 दिन आराम करने के लिए कहा है। अगर वह आराम करती है तो जल्दी ठीक हो जाएगी, वरना वह नीचे आई तो ऊपर जाना भूल जाती है। रेहान की बातें सुन नारायण जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच में वो अपनी बीवी की फिक्र कर रहा था, जो देख उन्हें भी अच्छा लगा और वह बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो, कदम अच्छा काम करता है, पर नैना जाकर उसे साइड करेगी और खुद काम करती है। कितनी बार तो मैंने मना किया है, उसे एक ही काम तो नहीं है, बहुत सारा काम है, पर वह किचन का भी सब काम अपने ऊपर ले लेती है। माना खाना अच्छा बनाती है और कभी कभी रिलैक्स भी तो करना ज़रूरी है, पर नहीं। डैड मैं 2 मिनट में आया। रेहान इतना बोल बाहर चला गया और तेजी से वह अभय के पास पहुंचा। जैसे उसके पास खड़ा हुआ तो अभय उसे देखकर अपने सिर को दबाते हुए कहा, रेहान मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया, पूरा दिन सो ही रहा हूँ। अभी अंकल ने मुझे चिल्लाया, इसलिए बाहर आकर बैठा हूँ। लगता है बगैर दवा का ठीक नहीं होगा। अभय उसे अपनी तकलीफ बता रहा था। वहीं रेहान दांत पीसते हुए कहा, तू मेरे साथ बैकयार्ड में चल। इतना बोल कर रेहान उसी तरफ चला गया तो अभय भी अपना कंधा उचकाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया और आते ही बोला, क्यों बुलाया, कुछ बात करना है क्या? रेहान रुका और पीछे पलट के उसके तरफ देख गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तूने कल मुझे क्या पिलाया था? मेरा मतलब जो वह भांग लेकर तूने दिया था, क्या उसमें तूने कुछ मिक्स किया था? क्या बोल रहा है तू? मैं उसमें क्या मिलाऊंगा? तू क्या मुझ पर शक कर रहा है? रेहान उसी लहजे में बोला, शक नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। ये सुन अभय बोला, यार मैंने कुछ नहीं मिलाया और
तो और मुझे खुद ही पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों ये सब पिया। इतना दर्द हो रहा है कि क्या ही बताऊँ यार, अब मैं कभी नहीं पीऊँगा। रेहान उसकी बातें सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि वह भी जानता है कि उन दोनों ने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था। अभय आगे बताते हुए कहा, हम कभी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते और पहली बार ये भांग वगैरह पिया है ना, तो इसलिए नशा चढ़ गया। पर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा तुझे इतना क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या बात है? क्योंकि तेरी वजह से मैंने नैना के साथ बहुत गलत किया। मैं उसके साथ रात को इंटीमेट हो गया। अब क्या और भी कुछ सुनना है तुझे? रेहान के मुंह से जैसे इंटीमेट वाला शब्द अभय के कान में गया, उसकी तो आंखें एकदम चौड़ी की चौड़ी फैल गई। अगर वह हंसता तो भी फंसता और अगर कुछ सलाह देता तो भी फंसता। जो वह कुछ सोचकर दुख जताते हुए कहा, तूने तो भाभी के साथ बहुत गलत किया, पर तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे फोर्स करते हुए पिलाया और इतना पिलाया कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, और इन सब में नैना को तकलीफ हो गया। 2 मिनट के बाद अभय को वही बात पर रिपीट करते हुए मन ही मन हंसी आया, पर वह हंस नहीं सकता था। पर उसे यह जानकर तो बहुत अच्छा लगा कि रेहान इंटीमेट हो गया, पर वह अपने दोस्त की गलतियां ही निकाल रहा था। अब रेहान अभय पर गुस्सा करके भी क्या कर सकता है? जो उसने किया वह बदल तो नहीं सकता, और सबसे ज़्यादा गलती तो उसी की ही थी क्योंकि उसने नैना के साथ गलत किया, ना कि कोई और। रेहान वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका, बल्कि वापस वह घर के अंदर आया और सीधे अपने कमरे में आया तो नैना अभी भी बालकनी में बैठी थी। जाकर उसके बगल में बैठा और उससे बातें करने लगा। रेहान नैना को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे डर था कहीं कुछ कर ना ले। वह डर गया था, वह जिस तरह सुबह रो रही थी और उसे देखकर वह डर ही रहा था। वह सब याद करके ऑफिस जाना तो दूर, वह नीचे जाकर ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया। वह उसके पास ही रह रहा था। दूसरी तरफ बजाज मेंशन रात का वक्त। युग आज टाइम से पहले ही घर आ गया था क्योंकि उसे पता था कि घर का माहौल ठीक नहीं है, और सबसे बड़ी बात काव्या ज़रूर दुखी होगी और वह अपनी बहन को इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकता। युग घर आते ही कमरे में जाने के बजाय नीचे लिविंग एरिया में ही बैठा क्योंकि वहीं उसकी दादी और मॉम दोनों बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक युग अपनी दादी की तबीयत के बारे में बातें किया। उसके बाद उन्हें बताया कि वह राहुल से मिलने उसके ऑफिस गया था और उससे बात हुआ। तब तक मन्नत भी नीचे आ गई क्योंकि गाड़ी की आवाज़ से ही उसे पता चल गया कि युग आ गया है, और जब वह कमरे में आई तो वह नीचे आते ही मीरा जी के बगल में खड़ी हो युग की बातें सुनने लगी। युग आगे बोला, मॉम राहुल सुबह अर्जेंट बाहर जाना पड़ा क्योंकि मोनिका को इतने दिनों से ट्रेनिंग ले रही थी तो एक कंपनी ने उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है। यह काफ़ी दिन से प्रोसेस चालू था। यह कंपनी फॉरेन कंट्री की है। रात को ही ईमेल आया था। मोनिका राहुल को सुबह पता चला, इसलिए मोनिका को जाना पड़ा और उनके पास वक्त भी नहीं था कि वह हम सबको बता सके, इसलिए राहुल उसे जल्दी से छोड़ने गया। राहुल भी कुछ दिन नहीं आएगा क्योंकि मोनिका की हेल्प करना चाहता है। इतना सुनते दादी बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। सुबह जिस तरह से वे लोग गए देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और ही बात हो। मीरा जी कुछ नहीं बोल रही थी, पर जैसे दादी चुप हुई कि उन्होंने अपने बेटे से सवाल करते हुए बोली,
पर मुझे यह नहीं समझ आ रहा काव्या को क्या हुआ है। वह क्यों उदास दिखाई दे रही है। क्या उन दोनों का जाना उसे अच्छा नहीं लगा? क्या कोई और बात है? युग इतना तो समझ गया कि राहुल और मोनिका जिस तरह से गए, घर वाले क्या बल्कि वह भी तो परेशान हो गया था। उसे झूठ बोलकर यह बात यहीं शॉर्ट आउट करना था, तो वहीं तुरंत ही मॉम को जवाब देते हुए कहा, मॉम, राहुल भी यही मुझसे कह रहा था कि काव्या सुबह सुबह नाराज़ हो गई थी क्योंकि 2 दिन पहले ही राहुल ने उसे बताया और बताने नहीं वह कमरे में निकला तो उसे गुस्सा आएगा कि ऐसा भी क्या काम रहता है। क्या अचानक से तुम लोग को बाहर जाते हैं इसलिए वह नाराज़ हो गई। मीरा जी कुछ कहती कि उसके पहले दादी बोल पड़ी, लो कर लो बात, ये कैसी नाराज़गी, दोनों भला काम से गए हैं ना। मन्नत तो बड़े गौर से युग की बातें सुन रही थी और उसे तो पहले से पता था कि बात क्या है, पर उसे यह लगा रहा था कि युग को कुछ पता नहीं है और वो राहुल ने उसे कुछ और ही बताया है। अब भला कोई क्या ही कहे। सबने युग के बातों पर भरोसा कर लिया और युग अपनी नज़र चारों तरफ घुमाया तो उसकी बहन उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वह समझ गया कि वह अभी तक नाराज़ है और क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि राहुल गुस्से में घर छोड़कर के गया है। एक नज़र अपनी दादी और मॉम की तरफ देख कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह सोफे से उठ जाने लगा। उसके पीछे पीछे मन्नत भी जाने लगी। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो युग ने मन्नत से पूछा, काव्या कहाँ है? काव्या अपने कमरे में है, मैं अभी थोड़ी देर पहले उसके पास ही थी। इतना बोलते वक्त दोनों काव्या के दरवाजे के पास पहुंच गए। मन्नत समझ गई कि युग नीचे झूठ बोला है। उसका दिल किया कि वह युग से सच सच बता से उसने काव्या को प्रॉमिस जो की थी, इसलिए उसे चुप ही रहना पड़ा। युग धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगा। वहीं काव्या सोफे पर बैठे बैठे पिल्लों के सहारे लेट गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से उसे लगा कि उसकी भाभी मन्नत होगी, क्योंकि वह दिन में कई बार उसके कमरे में आ जा रही थी, इसलिए वह उठकर नहीं देखी। युग चलते हुए एकदम से उसके सामने गया और युग को अपने सामने देख काव्या हड़बड़ाते हुए उठी और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, भाई आप? हम। काव्या बच्चों की तरह बोली, आज आप इतना जल्दी आ गए? अभी तो 7 भी नहीं बजे। मुझे लगा भाभी आ रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे पास ही बैठी थी। युग के पीछे पीछे मन्नत भी कमरे में आई, पर थोड़ी सी पीछे ही खड़ी रही, क्योंकि दोनों भाई बहन को बातें करने देना चाहती थी। काव्या उठकर बैठी तो युग उसके बगल में जाकर बैठ गया और बहुत ही रिलैक्स तरीके से बैठा। युग उसके कमरे में कभी आता तो नहीं था, पर आज आया है तो बात तो कुछ होगा ही। काव्या उसे ही देख रही थी कि युग उसे बताते हुए कहा, मेरी राहुल के साथ बात हुआ है और बहुत जल्द वह घर आएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो अब अपनी हुलिया ठीक करो। काव्या को लगा उसके भाई को कुछ पता नहीं है। दुखी तो अंदर से थी, पर दिखा नहीं सकती थी। वह वैसे ही बैठी रही। उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था कि वह अपने भाई से क्या ही कहे, क्योंकि जो उसे पता था अब वह किसी को नहीं बताना चाहती थी। और उसको इतना शांत बैठा देख युग हल्का मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल को छूते हुए बड़े प्यार से कहा, थोड़े दिन राहुल बाहर ही रहेगा और तुम उसे रहने दो। वह जो करेगा अच्छा ही करेगा। युग इतना बोल चुप हो गया तो वहीं काव्या की आंखों में हल्का सा पानी आ गया।
युग अपने अंगूठे से उसकी आंखों पर फेरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? राहुल ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम मोनिका के बारे में क्या कह रही थी। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि राहुल बहुत समझदार है, तो वह आज भी समझदारी से ही काम ले रहा है और वह तुम्हारे और मोनिका दोनों के बीच में फंस गया है। इसलिए उसे थोड़ा वक्त दो ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके। राहुल जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं लेता और वह आज भी उसने नहीं लिया। इसलिए बातों को समझा करो। युग का इतना कहना कि काव्या तुरंत उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। युग उसके पीठ पर हाथ रखकर चुप कराते हुए बोला, श्श काव्या, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन अब बहुत बड़ी हो गई है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चलो अब अपना मूड ठीक करो और नीचे चलो। तुम्हारे बगैर घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, काव्या सिसक सिसक के रोते हुए बोली। जो सुन युग मजाकिया अंदाज में बोला, तुम नीचे नहीं जाओगी तो दादी को कौन परेशान करेगा? जाओ, जाके उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो, वह तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। युग इतना बोल मुस्कुराने लगा तो वहीं काव्या अपना चेहरा उसके सीने में छुपाई थी। वह ऊपर की ओर की और अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू लिए कहने लगी, भाई आपको भी यही लगता है कि मैं दादी के साथ लड़ाई झगड़ा करती हूँ? दादी ने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया है और अब आप भी। क्योंकि तुम्हारी बड़बड़ सुनने को हमें आदत पड़ गया है, मैं ही नहीं बल्कि पूरे घर वालों को। और आज तुम बोलना बंद की तो देखो हम लोगों को तुम्हें बुलाने आना पड़ रहा है। काव्या जो अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी वह अब हंसते हुए बोली, ओ भाई, कुछ भी, मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं और राहुल को तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बातें सुनी युग अपनी आईब्रो सिकुड़ा लिया और थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये दौलत शोहरत सिर्फ नाम का है, तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये मेंशन तुम दोनों के नाम कर देता हूँ, पर राहुल नहीं करने देता है। युग बोल ही रहा था कि काव्या तुरंत उसके गले लग फिर से रोने लगी। भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और राहुल को किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है जो हम दोनों आपका घर ले। हाँ, राहुल को किसी चीज़ की कमी नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे और मेरे वजह से यहाँ रह रहा है, खास करके तुम्हारे वजह से। और मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि राहुल को बिल्कुल भी परेशान मत करना, वह खुद डिस्टर्ब हुआ है। अब अच्छे बच्चे की तरह उठो, नीचे चलो और हाँ, जो हमारे बीच में बातें हुआ है वह इस कमरे तक ही सीमित रहना चाहिए। दादी मॉम, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए वरना राहुल को बुरा लगेगा। काव्या जब भी राहुल से नाराज होती है तो युग को हमेशा उन दोनों के बीच में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसकी बहन की गलती होगी और राहुल कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। वह सोच समझकर ही कदम उठाता है, जैसे कि उसने आज उठाया। तब तक मन्नत भी एकदम दोनों के पास आई और काव्या के कंधे पर हाथ रख बड़े प्यार से बोली, युग का कहना सही है काव्या, राहुल भाई को वक्त दो ताकि सब कुछ वह आज ठीक कर सके, वरना तुम नाराज रहोगी तो वह सब कुछ ठीक करते करते भी नहीं कर पाएंगे। काव्या दोनों को देख अब मुस्कुराने लगी, क्योंकि सच में उसके भाई और भाभी दोनों ही उसे बहुत प्यार करते हैं। और मन्नत भी काव्या के बगल में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक वह तीनों बातें करते रहे। उसके बाद काव्या उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई तो युग उठा और बाहर निकल अपने कमरे में आया। उसके पीछे पीछे मन्नत भी आई।
और आते ही सबसे पहले युग से सवाल करते हुए बोली, युग, मुझे मोनिका के बारे में जानकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। वह मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहती है? आखिर उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी? मैंने तो उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ी, और मेरा बच्चा, उसने उसका क्या बिगाड़ा है? मन्नत की बातों से युग को पता चल ही गया कि काव्या ने मन्नत को सब कुछ बता दी है। तो वह उसके कमर को पकड़ अपने करीब किया और बड़े प्यार से कहा, बेफिक्र रहो तुम, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। किसी में हिम्मत नहीं हमारे बच्चे को हाथ लगाए। अब से मैं यानी युग बजाज तुम्हारा ख्याल रखेगा, और इस बार किसी ने कोशिश भी किया तो मेरा वह रूप देखेगा। इतना बोल युग उसके होठों पे होठ रख किस करने लगा। उसके अचानक से किस करने से मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उनका किस पैशनेट में बदल गया। करीब 10 मिनट तक दोनों किस करते रहे। उसके बाद युग उसके होठों को छोड़ उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आज डिनर में क्या बना रही हो? उसका अचानक से ऐसा सवाल सुन मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, मशरूम की सब्जी। मन्नत इतना बोल अपनी दांत दिखा दिए, और उसकी बातें सुन युग अपनी आईब्रो उचकाते हुए देख कहा, ओके फिर मैं डिनर करने बाहर जा रहा हूँ। इतना बोल युग उसे छोड़ा तो मन्नत तुरंत उसका हाथ पकड़ मनाते हुए बोली, ओह युग, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा, आज तुम बताओ क्या खाओगे? आज वही बनेगा। मशरूम छोड़ के कुछ भी बनाओ, मैं खा लूँगा। ये सुन मन्नत मुस्कुरा दी और प्यार से बोली, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। इतना बोल मन्नत जाने को हुई कि युग उसका हाथ पकड़ अपने करीब कर लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अगर इसी तरह काम करती रहोगी और बच्चे को कुछ तकलीफ़ हुआ तो मैं तुम्हें। युग अपनी बातें अधूरी ही छोड़ दिया। वहीं मन्नत अपनी आईब्रो अप डाउन करने लगी, जिसका मतलब था कि वरना क्या करेगा। उसको ऐसा करता देख युग अपने हल्के हाथ से उसके जबड़े को पकड़ प्यार से मसलते हुए बोला, तब का तब तुम्हें बताऊंगा। अभी जाओ काव्या के साथ गॉसिप करो। ये सुन मन्नत मुस्कुराने लगी और युग वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मन्नत कमरे से बाहर निकली और काव्या के पास पहुंची। उधर मेहता बंगलो, रात 9:45। रेहान और नैना दोनों कमरे में एक साथ डिनर किए। नैना का खाना खाने का जरा भी मन नहीं था, पर रेहान उसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खिलाया, क्योंकि उसे दवाई भी खाना था। और जैसे उसने खाना खाई तो रेहान ने तुरंत उसे दवाई दिया। कुछ देर बाद नैना बेड पर आई तो रेहान उसे गौर से देखा तो अभी भी वह बाथरूम में थी, जो देखकर रेहान उससे कहा, नैना नाइट गाउन पहन लो, मैं लाकर दे रहा हूँ। नैना तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं पहनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर रेहान जिद करने लगा और खुद जाकर क्लोसेट में से उसके लिए गाउन निकाल कर लाया। नैना जो बेड पर बैठी थी तो उसके हाथ से गाउन लेकर उठकर जाने को हुई तो रेहान तुरंत मना करते हुए कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यही पहन लो। उसका इतना कहना कि नैना तुरंत उसके तरफ देखी। उसको ऐसा देखता देख रेहान उसे क्लियर समझाते हुए कहा, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, तुम यहीं बाथरूम निकाल कर गाउन पहन लो, तुम्हें बार बार उठने की ज़रूरत नहीं है।
उसका ये भी कहना सही था और नैना कुछ बोली नहीं। उतने में रेहान ने लाइट ऑफ कर दिया। लाइट बंद होते ही कमरे में पूरा अंधेरा छा गया और नैना 2 मिनट तो उसी तरह बैठी रही और रेहान थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। अब न चाहते हुए भी नैना बाथरूम का नोट खोली, उतार कर साइड में रख दी और गाउन तुरंत पहन ली, क्योंकि सुबह से वो बाथरूम में ही थी और पूरी रात उसमें सोना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब पहले से उसका शरीर थोड़ा हल्का हल्का महसूस होने लगा। गाउन पहनने के बाद नैना ने तुरंत रेहान से स्लो आवाज़ में बोली, मेरा हो गया। जो सुनकर रेहान तुरंत स्विच ऑन किया तो पूरे कमरे में लाइट की रोशनी फैल गया और नैना अब जाकर बेड पर लेटी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गया, पर रेहान सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। वह जानबूझकर लेकर बैठा। वैसे तो उसका काम करने का मूड बिल्कुल भी नहीं था और नैना के सोते ही वह अपना लैपटॉप बंद कर दिया और साइड में रखा और खुद भी बेड पर आया। बड़े गौर से नैना को देखने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने नैना को उसके जख्मों के मलहम नहीं लगाया। यह याद आते ही उसने फिर से मलहम लिया और उसके कॉलर बोन धीरे धीरे नीचे लगाने लगा। यह उसका गाउन वन पीस जैसा था, जिससे उसके ब्रेस्ट पर वह मलहम नहीं लगा सकता, पर उसके पेट पर और प्राइवेट पार्ट पर वह लगा ही सकता था, जिसके चलते उसने उसका गाउन ऊपर किया और फिर से उसे दवाई लगाया। यह सब करना रेहान को बिल्कुल भी शर्म नहीं आया, क्योंकि उसने उसे अपनी बीवी मान लिया था कि उनके बीच में होश में हो या बेहोश में नैना उसकी बीवी है। बल्कि रेहान अब होश में उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ही गौर से देखा, और बल्कि एक बार नहीं 2-2 बार, क्योंकि सुबह में भी उसने उसे दवाई लगाया था और अभी भी लगाने के बाद उसने उसका गाउन नीचे किया और फिर से नैना को ध्यान से देखने लगा। जो सोने के बाद उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरा हुआ था। रेहान उसके बगल में लेट बल्कि एकदम उसके पास था, जैसे दूर सोया करता था पर आज एकदम उसके करीब लेटा हुआ था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी को लाइक, और मेरे राइटिंग ऐप पे जाकर मुझे फॉलो कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़।